नमस्कार। दूरदर्शन मध्य प्रदेश के आमने सामने कार्यक्रम के आज के एपिसोड में हम एक बार फिर हाजिर हैं एक खास शख्सियत के साथ। आज इस कार्यक्रम में बातचीत के लिए हमने जिनका साथ चुना है वो न केवल एक अपने क्षेत्र में बहुत ही अजीम व गरीब उनकी पहचान है, वो पहचान जुड़ी है रोमांच से, माया जाल से, हैरत अंगेज कारनामों से। हम सब स्वागत करते हैं बातचीत के लिए जादूगर आनंद साहब का। सर, इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और सबसे पहले जादूगर आनंद से बातचीत के पहले मैं आपका तारुफ और थोड़ा सा करा दूं कि आनंद जी मूल रूप से मध्य प्रदेश के ही रहने वाले हैं, जबलपुर के, और लंबे अरसे से जादू के क्षेत्र में उन्होंने भारत के और अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर अपनी एक विशेष पहचान बनाई है। मात्र 18 साल की उम्र में आनंद जी ने एक सबसे बड़ा उल्लेखनीय कारनामा करके दिखाया था, जब वे जंजीरों से बंधे हुए एक संदूक में पानी के गहरे ताल में फेंके गए थे और मात्र शायद 40 सेकंड के अंदर आप उससे बाहर निकल आए थे। वो एक बड़ा कीर्तिमान बना था। और मुझे अपने कार्यक्रम के देखने वालों को बताते हुए इस बात की बड़ी खुशी है कि आनंद जी के उसी रिकॉर्ड को उनके पुत्र आकाश अवस्थी ने भी तोड़ा हाल में। और आकाश भी चूंकि इस जादू की कला की परंपरा से जुड़े हुए हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि आनंद परिवार ने अपनी इस जादू की कला को भारत में जिस तरह से इसका परचम फहराया है, उसको नई पीढ़ी में भी स्थानांतरित किया है। और आनंद जी के पुत्र आकाश भी जादू की कला से जुड़े हैं और अपने शोज़ में अपने नए नए कारनामों से लोगों का दिल बहला रहे हैं। हाल में पिछले इसी हफ्ते उन्होंने भोपाल में द ग्रेट फायर शो में हज़ारों लोगों के सामने एक बहुत ही रोमांचक प्रदर्शन किया है, जिसको लोगों ने बड़ी तादाद में सराहा है। मैं स्वागत करता हूं आपका इस कार्यक्रम में। इस बातचीत की शुरुआत हम सबसे पहले आनंद जी इसी रूप में करना चाहेंगे कि आप चूंकि जबलपुर के रहने वाले हैं, एक अभिजात्य परिवार से हैं, और ये जादू के खेल की तरफ आपका आकर्षण कैसे हुआ और कैसे इस क्षेत्र में आपने पदार्पण किया? ये इत्तेफाक ही है। मतलब मैं बहुत बाद में समझ पाया कि मेरी नीति यही थी जी लेकिन बहाना ये बना था कि हमारे प्राइमरी स्कूल के सामने मदारी लोग मजमा लगाते थे। जी तो वो लोग बहुत सारे जादू दिखाते थे, उसमें एक लड्डू जलेबी भी बनाते थे वो जादू से। जी और दर्शकों को ये कन्विंस करने के लिए कि असली है, देखिए खा के देखिए असली है, ताजे हैं। हाँ हाँ। तो रोज लड्डू जलेबी खिलाते थे। तो मुझे जादू में इंटरेस्ट नहीं था उस समय। अच्छा। लड्डू जलेबी रोज फ्री में मिलती थी स्कूल जाने से पहले, इसलिए मैं उनका रेगुलर ऑडियंस था। हाँ हाँ। हर रोज उनके उसमें जाता था। जी लेकिन वो मजमे वाले लोग अक्सर बदल दिया करते हैं, एक ही जगह पे बहुत लंबे समय तक नहीं लगाते हैं। तो जब उन्होंने अपना वेन्यू चेंज कर दिया तो मेरे लिए बहुत दूर पड़ने लगा। मेरे लिए संभव नहीं था उतने दूर जाना लड्डू जलेबी के लिए। जी। तो मैं मिस करने लगा। हाँ हाँ। फिर मैं सोचा कि मैं खुद ही बनाना सीख जाऊं। हाँ हाँ। तो और जब भी हवा में ऊपर हाथ करूंगा तो चांदी के सिक्के गिरेंगे। हाँ। वो लोग यही दिखाते थे। जी जी। तो मुझे लगा मैं सीख जाऊंगा तो दुनिया का सबसे सुखी आदमी मैं ही हो जाऊंगा। जितनी लड्डू चाहिए, जितना जलेबी चाहिए, जितने सिक्के चाहिए बाकी जरूरतों के लिए। हाँ हाँ। तो फिर मैंने सोचा ठीक है, लेकिन मुझे किसी ने सिखाया नहीं। हाँ हाँ। बुद्धू बनाते रहे। हमारे देश में दुर्भाग्य यही रहा है कि इस कला को सीखने का कोई तरीका जरिया नहीं बन पाया। जी। यहाँ तक आज तक भी नहीं बन पाया है सही ढंग से। हाँ हाँ। उसके बाद कुछ हमारे स्वामी जी लोग थे, वो लोग भी कुछ चमत्कार दिखाते थे। मैं सोचा मदारी लोग बुद्धू बना रहे, स्वामी जी लोगों से सीखूंगा। हाँ हाँ। खूब सेवा करी, लेकिन हर किसी ने बुद्धू बनाया। हाँ तो हाँ। मुझे चिढ़ आती गई लगातार कि यदि ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। तो जिसको बाल हट बोलते हैं जी। वो मुझ में बैठ गया। हाँ। मैंने कहा ठीक है, अब मैं यही करूंगा और आप लोगों से और अच्छा करूंगा। वहां से शुरुआत हुई। तो फिर जो आपका स्कूली शिक्षा रही या जो कॉलेज की शिक्षा रही, उस दौरान में फिर किस तरह से इसका आगे आपका ग्रोथ हुई इस क्षेत्र में? देखिए एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। यदि आपके परिवार के कोई बच्चा बोलता है जी कि साहब मैं जादूगर बन के अपना करियर बनाना चाहता हूँ, तो आप कितना अप्रिशिएट करेंगे जी। उसको आज की तारीख में। हाँ हाँ। अब आज से 55 साल पहले की सोचिए क्या हालत रही होगी। जी हाँ। तो जिस समय ये लोगों को पता लगा मेरे परिवार को कि मैं जादूगर बनने की सोच रहा हूँ, जादूगर बनने जा रहा हूँ, जादू के प्रदर्शन दे रहा हूँ, हाँ हाँ। तो उन्होंने कुछ उस तरह से उसको लिया था जैसे उस समय डाकू बहुत थे चंबल में। हाँ हाँ। जी जैसे हाँ। उनका कोई बेटा डकैत बनने जा रहा है, उस तरीके का पूरा वो बना। तो कोई रिसेप्शन न तब था ना आज है। हाँ हाँ। लेकिन मैं अड़ा रहा कि मुझे अब यही करना है, क्योंकि 7 साल की एज में मैंने तय किया था कि मुझे ये करना है। जी तो हमारे यहाँ परिवार में ज़्यादातर लोग कम से कम पोस्ट ग्रेजुएट सबकी पढ़ाई हुई। जी। तो मैं अकेला था लड़का घर में। हाँ हाँ। तो मुझे बहुत मुश्किल होती थी इस तरीके के विरोध के वातावरण में अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए। जी। तो मैट्रिक के बाद मैंने अनाउंस कर दिया कि साहब अब मैं नहीं पढ़ूंगा। अच्छा। तो वो सोचे एक ही बच्चा ही ये नहीं पढ़ेगा, नाक कटवाएगा पूरे खानदान की। हाँ। बोले क्यों नहीं पढ़ोगे? तो मैंने कहा जबलपुर में मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे दरअसल उन लोगों से पिंड छुड़ाना था ताकि पूरा हाँ, टाइम जो है हाँ। मैं अपने उसको कर सकूं।
बोले अच्छा ठीक है, तुमको जहाँ भी पढ़ना हो पढ़ो, लेकिन पढ़ना है कम से कम पोस्ट ग्रेजुएशन तक। हाँ हाँ। तो मैंने कहा ठीक है, मैं इंदौर में पढ़ूंगा। अच्छा। तो मुझे इंदौर शिफ्ट कर दिया गया। हाँ हाँ। तो वहाँ कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। हाँ हाँ। तो अभी आपने जो जिक्र किया अंडर वाटर स्केप का, जो पानी में फेंकने वाला, जी जी। वो फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा था मैं, 18 साल की उम्र थी मेरी। अच्छा अच्छा। तो वो मैंने पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। हाँ तो हाँ। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के बाद पूरी दुनिया में नाम जब हुआ, तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस दुनिया के अलग अलग रूप में थे, उन्होंने मुझे इनवाइट किया, हाँ हाँ। टिकट वगैरह दी और सारी सुविधाओं के साथ। तो उससे मुझे बहुत सुंदर मौका ये मिल गया कि जीवन के शुरुआत में ही मुझे अंतर्राष्ट्रीय ये सब चीज़ें किस स्तर पे हैं, कैसी हैं, हाँ हाँ। वो सब दिखने का मुझे मौका मिला। क्योंकि उस समय तक भारत इस क्षेत्र में, हमारा देश उतना ज़्यादा विकसित नहीं था जी। उन लोगों की तुलना में। हाँ हाँ। लेकिन जब सब वो सब चीज़ें देखी तो मुझे एक नए आयाम मिले सारी चीज़ों को, किस तरीके से आगे मुझे प्लान करना है करके। हाँ हाँ। तो एक दूसरी ये कि मुझे कोई गुरु नहीं मिला, जी। तो उसकी बहुत अच्छी बात अब मुझे ये लगती है कि मेरी कोई सीमा नहीं बन पाई। हाँ हाँ। एक खुला आसमान था और मेरे अपने पंख थे जिनको मैं बड़ा करने की साइज कर रहा था, हाइट हाँ लेने की हाँ। साइज बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, हाइट लेने के लिए। तो इसलिए मुझे लगता है कि जैसे एक स्कूल ऑफ थॉट होता है, जैसे उसका कोई रिफ्लेक्शन हाँ कम से कम मेरी पर्सनालिटी में और मेरे शो में बिल्कुल नहीं। जी। हाँ, इतना जरूर है क्योंकि आचार्य रजनीश, भगवान रजनीश ओशो जो है, वो भी जबलपुर के थे। हाँ हाँ। तो मैं बचपन से उनसे जुड़ा हुआ था। तो उन दिनों वो हिप्नोटिज्म की प्रैक्टिस कर रहे थे। जी। तो उन्हें एक मीडियम की तलाश थी, एक हाँ मीडियम लगता है हाँ। जिसको हाँ। सजेस्ट करें, हिप्नोटाइज हो। जी तो बहुत उन्होंने कोशिश करी। जबलपुर उस समय बड़ा गांव जैसा था, जी। तो लोग समझ ही नहीं पाए क्या हिप्नोटिज्म क्या है, ये क्यों किसी लड़की को लेके कमरे में बंद हो जाते हैं 4-5 घंटे, हाँ गलत समझते थे लोग। हाँ। हाँ। अब मुझे भी हिप्नोटिज्म सीखना था, उन्हें भी किसी अच्छे मीडियम की जरूरत थी, तो हम लोग दोस्त बन गए फिर। जी जी। और फिर लंबे उनके अंत तक हम लोगों की दोस्ती बहुत चलती रही। तो उस समय मुझे नहीं कल्पना थी कि इतना बड़ा व्यक्तित्व बनने वाले हैं दुनिया के। हाँ हाँ। बहरहाल मुझे हिप्नोटिज्म के मेरे गुरु रजनीश जी रहे हैं। जी जी। तो वो जो हिप्नोटिज्म के गुरु आपने बताया कि आचार्य रजनीश आपके रहे, तो वहीं से वो सम्मोहन को कला के रूप में आपने अपने साथ आत्मसात किया, और फिर आज एक इतना बड़ा क्षितिज आपने जादू की कला के क्षेत्र में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम बनाया। मैं एक चीज़ का और जिक्र करना चाहूँगा कि जिन जादूगर आनंद साहब के साथ हम लोग अभी गुफ्तगू कर रहे हैं, आपका असली नाम आनंद अवस्थी है। तो जबलपुर की सारी बातों के साथ में हम आगे चलेंगे, कि चर्चा को आगे बढ़ाते हुए जानना चाहेंगे कि जिस तरह आपके ग्रोथ हुई, एक जादूगर आनंद के रूप में आप एस्टेब्लिश हुए, और उस पहले शो से लेकर अब जो अगला शो आप भोपाल में करने जा रहे हैं, यहाँ तक की आपकी यात्रा को आप किस रूप में देखते हैं फ्लैशबैक में? मैं बहुत बढ़िया देखता हूँ, क्योंकि एक सबसे अच्छी और खुशी की बात यह है मेरे लिए जी और हम सभी के लिए, दुनिया में जितने भी लोग हैं, हाँ हाँ। यदि उनकी हॉबी उनका प्रोफेशन बन जाए, जी। तो उससे बड़ा आशीर्वाद कुछ नहीं हो सकता, मैं सोचता हूँ। क्या बात कही आप। अक्सर होता यह है कि शौक कुछ और होता है, मजबूरन आपको प्रोफेशन कुछ और अडॉप्ट करना पड़ता है। जी हाँ। तो आप ईमानदारी से न इधर रह पाते हैं न उधर रह पाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे आप प्यार किसी को करते हो, शादी किसी और से हो गई, जी जी जी। तो आधा आधा टाइप का हो जाता है, यानी हाँ आप डेडिकेट नहीं हो पाते हैं। हाँ हाँ। कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि साहब इतने साल से आप इस काम को कर रहे हैं, आप कभी बोर नहीं होते? मैंने कहा मैं तो बोर हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरी हॉबी भी हॉबी यही है। जी हाँ। और मैंने यानी बाई चांस ही हॉबी प्रोफेशन बन गई, तो इसलिए मेरे कहीं बोर होने का सवाल नहीं, और उसको मैं खुद जितना एंजॉय करता हूँ। और मुझे कभी ये अफसोस नहीं हुआ कि मैंने अपने लिए ये वाला प्रोफेशन क्यों चुना। हाँ। उसका बहुत छोटा सा कारण ये है कि इंसान जिंदगी में 3 चीजें चाहता है, हाँ। नाम चाहता है, इज्जत चाहता है, पैसा चाहता है। जी हाँ। तो बेशक जादूगरी में उतना पैसा नहीं है कि आप बड़े कोई धन कुबेर बन जाएंगे, लेकिन इतना कम भी नहीं है कि आपको जीवन में कोई कमियां महसूस जी हो। जी बिल्कुल। उतना पर्याप्त है, हाँ हाँ। मैं सोचता हूँ उतना बहुत है। और सबसे बड़ी खुशी मुझे ये होती है अपना प्रदर्शन करने के बाद, क्योंकि आजकल जो लाइफ स्टाइल है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई, जी इतनी क्लिष्ट हो गई है जीवन शैली। जैसे आप सड़क पे जाते हुए एक आदमी के पीछे हॉर्न बजाएंगे तो मुड़ के भी नहीं देखेगा, हाँ हाँ। वो बेचारा अपने उलझनों में इतना खोया हुआ है वो, यानी ये हालत हो गई। तो ऐसे हजारों लोगों को जब एक साथ बिठा के 2.5 घंटे के लिए मैं उनको दुनिया की सारी चिंताओं से मुक्त कर देता हूँ, और जीवंत। एक जीवन, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे ऐसा जी। लगता है जैसे मैंने कोई पुण्य का काम किया। मैं ईश्वर को हमेशा धन्यवाद देता हूँ हाँ। कि आपने मुझे ऐसी कला दी कि इतने सारे लोगों को मैं खुशी दे पा रहा हूँ। हाँ। तो सर फिर भी हमारे साथ एक वो, मैं चाहूँगा कि वो जो पहले शो की क्या यादें हैं उसको साझा कीजिए। मेरे पहले शो की यादें बड़ी विचित्र हैं। जी। जब मैंने पहला प्रोफेशनल शो दिया था, हाँ हाँ। तो रायपुर में दिया था। अच्छा अच्छा। उस समय मध्य प्रदेश में ही था रहता। हाँ जी हाँ जी हाँ। तो उस समय तक मेरा नाम काफी हो गया था। हाँ हाँ। तो ऐसे में छोट अपने सेमी प्रोफेशनल जैसे शोज वगैरह सब करता रहता था। हाँ हाँ। लेकिन प्रोफेशनली जैसा मैं बनना चाहता था, यानी आज मैं जो हूँ, हाँ। उसका जब पहला शो लॉन्च किया हम लोगों ने रायपुर में, जी। तो
हाउसफुल हो गया पूरा शो, अच्छा, पहला ही शो पूरा हाउस एकदम हाउसफुल। 7 बजे का टाइम दिया था। हाँ हाँ और स्टेज क्राफ्ट लगता है प्रोफेशनली शो करने में, तो जादू की तो सारी बारीकियां मुझे बहुत अच्छे से पता थी, हाँ लेकिन वो जो स्टेज क्राफ्ट होता है प्रोफेशनल उसका, उसकी मुझे जानकारी इसलिए नहीं थी कि मेरा कोई गुरु भी नहीं था हाँ और मैं किसी के साथ रहा भी नहीं। हाँ हाँ तो अपने दिमाग से ही चीज़ों को कर रहे थे, तो शो थोड़ा लेट हो रहा था। हाँ हाँ तो लोगों ने पूछा भाई क्या बात है, हाँ तो बोले वो अभी तैयारियां नहीं पूरी हो पाई। क्या नहीं हो पाई? बोले साइड विंग नहीं पूरी हुई इसका। बोले हम लोग भी मदद करते हैं। आप जरा कल्पना करिए, दर्शक जो टिकट लेके शो देखने के लिए आए थे, उनमें कोई ऊपर चढ़ गया तो वो रस्सी बांध रहा है, तो फिर उनमें से एक आया, बोले साहब मैं मेकअप मैन हूँ, हाँ मेकअप मैं कर देता हूँ सब लोगों का। वो बेचारे टिकट लेके शो देखने आए थे। और आमतौर पे प्रतिक्रिया ऐसी होती है कि लोग गुस्सा हो जाते हैं, हाँ आप लेट हो रहे हैं, हाँ, ये लेट हो हमने रहे हैं। टिकट लिया और हमारा समय खराब हो रहा है। स्वाभाविक। लेकिन मेरा सौभाग्य देखिए आप, दर्शकों की मदद से मैंने पहला शो किया। पहला शो किया और कामयाब रहा। अभी भी मैं जब याद करता हूँ तो मुझे बड़ा मजा आता है हाँ। कि कितनी सुंदर शुरुआत हुई मेरी। सर, आप वो जापान वाले शो का कुछ प्रसंग बता रहे थे, जहाँ मुझे लगता है कि कोई भाषा के कम्युनिकेशन की क्या दिक्कत थी, या वहाँ का जो सबसे आपके लिए यादगार अनुभव रहा, उसको फिर से बताइए। उसमें क्या होता है कि वो भाषा की तो समस्या इसलिए नहीं आती है कि वहाँ दो भाषीय होते हैं, जी तो अपनी लैंग्वेज में वो लोग साथ साथ कमेंट्री करते जाते हैं, स्क्रिप्ट बना लेते हैं। लेकिन मुझे जो खास मजा जापान में शो देने में आता है, आप ये थोड़ा ध्यान करिए, जापानियों का मुंह गोल गोल सा होता है, जी हाँ फूले फूले गाल होते हैं, आंखें बहुत छोटी छोटी होती हैं। तो जादू देख के वो लोग जैसा मुंह बनाते थे तो हाँ आंख ऐसा लगता था कि गायब हो गई, हाँ हाँ और पूरा चेहरा ऐसे कार्टून टाइप का। अच्छा एक आध हो तो चलो ठीक है, सभी चेहरे यदि वैसे हो जाए हाँ हाँ तो इतना मजा आता था मुझे, मैं हंसने लगता था जादू दिखाते दिखाते उन लोगों की शक्लें देख के जब पहली बार गया था। तो फिर धीरे धीरे उसके लिए यूज टू हुआ मैं। हाँ हाँ और वहाँ का जो कल्चर मैंने देखा जापान का, चाहे शो देखने का, आप शायद विश्वास ना करेंगे, लेकिन यदि कोई आखिरी सीट पे बैठा है मान लीजिए किसी रो में, हाँ और एक आदमी यदि वहां तक जाने के लिए घुसेगा तो सारे लोग खड़े हो जाते हैं अच्छा ताकि निकलने वाले को तकलीफ ना हो वहां हाँ से। हाँ जो लखनवी नज़ाकत तो सारी चीजें हम लोगों ने हाँ सुनी हाँ है, मैंने देखा नहीं है, देखा तो जापान में देखा है। हाँ हाँ और बाई चांस सड़क चलते आप जरा सा किसी को टच हो जाए हम्म, तो वो 15 मिनट वहीं खड़े होकर अरे गोश्ता गोजाय मास्ता करता रहेगा, इसलिए कि भाई आपने माफ किया मुझे कि नहीं किया। हाँ तो इतना सुंदर वहाँ का कल्चर, सोफिस्टिकेशन और जादू के लिए मुझे प्यार लोगों को लगा कि मुझे लगा कि मतलब जो हमारा एशिया है हाँ ये भी किसी से कोई कम नहीं है। हाँ। ये विदेश यात्रा के आपने संस्मरण सुनाए, और अभी हम वापस भारत के इसमें आके ताज़ा प्रसंग में जुड़ते हैं कि बेटे आकाश ने जो जूनियर आनंद के रूप में स्थापित हो रहे हैं, अभी हो चुके हैं, उन्होंने आपका ही रिकॉर्ड तोड़ा था। तो जिस तरह से जब बेटा पिताजी का रिकॉर्ड तोड़ता है, उस समय उस क्षण आपको क्या अनुभव हुआ, कैसी अनुभूति रही? उससे ज़्यादा खुशी की क्या बात हो सकती है किसी भी पिता के लिए। जी मुझे भी वैसे ही हुआ। सबसे पहले तो मुझे ये खुशी हुई कि इन्होंने सिम्बायोसिस पुणे से MBA किया है, जी। उसके बाद जादूगर के प्रोफेशन में आए। अच्छा अच्छा अच्छा। मैंने आपसे अभी बताया था हाँ, कि हमारे परिवार में ये परंपरा है कि कम से कम पोस्ट ग्रेजुएट होना ही पड़ता है जी हाँ किसी जी को। हाँ तो उसके बाद तो जीवन के कितने सारे रास्ते खुले जी थे, हाँ दैट इज वन ऑफ द बेस्ट हाँ इंस्टीट्यूट इन हाँ आवर जी हाँ जी कंट्री। हाँ उसके बाद ये अडॉप्ट करना, इसको पसंद करना, ये करना, मुझे बहुत खुशी हुई इस बात से। हाँ हाँ क्योंकि गवर्नमेंट बेशक कुछ नहीं कर रही है हमारी कला के किसी प्रोत्साहन के लिए, लेकिन यदि मैं कर रहा हूँ और वो उस बात को महसूस कर रहा है और मेरा वारिस यदि इस सिलसिले में बनना चाहता है, हाँ हाँ तो जब तक लोगों के ध्यान में, देखिए क्या है कि ये कला मेरी अपनी बपौती नहीं है, ये तो हजारों साल की हमारी सांस्कृतिक धरोहर है देश की। जी हाँ अब बीच में सरकारें उदासीन हो गई इसके लिए, इसलिए ब्रिज बन के मैं सामने आया, मैंने अपना जीवन होम किया उसके लिए, हाँ ताकि सिलसिला मर ना जाए, जी हाँ अगली पीढ़ी तक सुरक्षित रहे और पहुंचे। इस जिम्मेदारी को मेरे बेटे ने भी महसूस किया। जी। इससे ज्यादा खुशी की मेरे खुशी लिए की क्या बात बात हो है। सकती है। सर, एक चीज़ बताइए कि जिस समय आपने इस जादू कला के क्षेत्र में पदार्पण किया था, वो 70 का दशक रहा होगा, और उस ज़माने में बंगाल के जो मशहूर जादूगर थे, जो सबसे ज़्यादा एस्टेब्लिश थे, पीसी सरकार साहब हैं, बीएन सरकार हैं, जादूगर के लाल हैं, तो उस दौर में उन सारे लोगों ने आपको कितना इंस्पायर किया, और उनका आप आज किस तरह से एवेल्यूशन करते हैं उस दौर का? देखिए BN सरकार साहब तो ऐसे कोई मशहूर रहे नहीं हम लोगों के फील्ड में। जी PC सरकार साहब बेशक रहे हैं, लेकिन काफ़ी पहले वो एक्सपायर हो गए। हाँ और PC सरकार साहब ने मुझे एक जरूर इंस्पिरेशन ये दिया था हाँ हाँ कि पता नहीं किस झोंक में, हालांकि वो अपने लड़के को भी जादूगर बनाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि यू आर गोइंग टू बी द ग्रेटेस्ट मैजिशियन ऑफ इंडिया आफ्टर मी। अच्छा, उन्होंने पीसी सरकार साहब PC ने? सरकार ने खुद मुझसे कहा हाँ था ये हाँ बात। तो मुझे लगा था कि इनको कहीं मुझ में कुछ दम दिखा होगा, दिखा, हाँ तभी तो बोले, जी हाँ नहीं तो बोलेंगे मेरा बेटा होना चाहिए, दूसरे के बेटे के लिए काहे के लिए जी बोलेंगे। हाँ बिल्कुल सही। तो अच्छा लगा था, मुझे लगा था कि हाँ मैं सर्टिफाई हुआ। हाँ 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 हाँ।
अच्छा, आज के परिदृश्य में और इससे बीच के परिदृश्य में देखें तो भारत की जादू कला और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जादू कला में जब आप इन दोनों को देखते हैं तो क्या विचार बनता है? साधनों का फर्क है खाली दोनों में। हाँ हाँ जैसे मुख्य बात तो ये है कि जो विदेशी जादूगर हैं, हाँ। ये लोग मैकेनिकल इल्यूजन ज्यादा क्रिएट करते हैं, अच्छा यानी विज्ञान का सहारा लेते हैं चमत्कार पैदा करने के लिए। जी। और हम लोग जो भारतीय जादूगर हैं मनोविज्ञान का सहारा ज्यादा लेते हैं। अच्छा तो हमें साधनों की और बाकी चीजों की जरूरत बहुत ज्यादा नहीं रहती जितना उन लोगों को रहती। हाँ हाँ लेकिन अब क्योंकि ये ग्लोबलाइजेशन का युग है, जी हाँ और आप देख सकते होंगे हर तरह से हर तरफ ग्लैमर बहुत ज्यादा बढ़ गया है। हाँ यानी जब मैं 5 साल का था तो मुझे ये नहीं पता था कि जबलपुर के घंटाघर में कितनी मंजिलें हैं। हाँ। आज 5 साल के लड़के को पता है कि एफिल टावर में कितनी कितनी मंजिलें हैं। मंजिल है? तो उसका यदि हम रिस्पेक्ट करें, उस जी। एक्सपेक्टेशन को यदि हम देखें, जी तो उसको पैचअप करने के लिए बहुत सारी आर्थिक साधनों की जरूरत पड़ती है। हाँ बेस्ट लेजर लाइटिंग्स होना चाहिए, बेस्ट साउंड सिस्टम होना चाहिए, कॉस्ट्यूम्स होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल अफेयर्स जो है उस तरह के हों। तो आप समझ सकते हैं यदि विदेशों में हम लोगों की ट्रिप नहीं लग रही होती हाँ। तो उतने ज्यादा साधन सिर्फ भारत में नहीं बन पाते हाँ। कि हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर में चुनौतियों को स्वीकार कर सकें, दूसरों को चुनौतियां दे सकें। बस इतना ही फर्क है कि आर्थिक तौर से हमारा 1 रुपया का है, उनका 1 रुपया 65 रुपए का। हाँ। 65 गुने का फर्क। पर जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर आपसे पूछा जाए एक जादूगर के रूप में दुनिया का सबसे महान जादूगर आप किसे मानेंगे? ईश्वर को। अच्छा, नहीं ये जादू कला के क्षेत्र में जो लोग महानायक रहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे दुनिया में, उनमें अगर कोई नाम आपसे पूछा जाए? देखिए, हमेशा के लिए कोई कभी कुछ नहीं होता। स्थायी भाव नहीं मान होता। लीजिए अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर महान अभी दोबारा आके खड़े हो जाएं कि साहब मैं हूँ सिकंदर महान, हाँ तो आप उनकी कौन सी रेटिंग लोगे? जी खाली म्यूजियम में रख दोगे, एक कांच का मुंह बना के ऐसे लगा कि साहब ये सिकंदर महान देख लीजिए, ऐसे होते थे। हाँ हाँ अब वो तो गया जो था। हाँ अच्छा, समय और पल हमेशा जो, यानी प्रकृति का एक सबसे सुंदर नियम ये है कि सब्स्टिट्यूट हमेशा रेडी रखता है। जी हाँ मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी नहीं रहे थे, पूरा देश बहुत दुखी था कि अब भारत का क्या होगा। आपको ऐसा लगता ही नहीं, यानी क्या हुआ क्या? जी हाँ तो प्रकृति हमेशा विकल्प तैयार रखती है हाँ हर क्षेत्र में, हाँ, हर फील्ड में, चीजों को और बेहतर करने के लिए। तो वैसे ही हमारे फील्ड में भी है। हाँ। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, चूंकि आप कितने वर्ष कितने दशक आपको शो करते हुए हो गए, 30,000 शो कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। तो इतने वर्षों में आपने अपने शो के जो प्रेजेंटेशन है, जैसे पहले शो की आपने अभी याद रायपुर वाले की और अब जो आया, इसमें क्या खास तब्दीलियां आपने की शो में? तब्दीलियां ये आ गई हैं कि जो ग्लोबलाइजेशन बहुत ज़्यादा उसमें बढ़ गया है। प्रेजेंटेशन का जो पूरा सिलसिला है जी आज की तारीख में जो चाहिए, आप यदि थोड़ा सा ध्यान दें हाँ हाँ तो हमारी जितनी रंगमंची कलाएं हैं भारत की, जी वो अब लोकप्रिय नहीं रही हैं। हाँ ध्यान दीजिए, हाँ, पहले हाँ। कितने नाटक, कितने हाँ। ड्रामे, कितने सारे ये सब होते थे, जी अब कहाँ हाँ होते हैं? हाँ होम भी तो कोई जाता नहीं है। कुछ लोग दिख भी गए, भाई आप लोग कैसे आए हैं? बोले हमारे बच्चे इसमें काम कर रहे हैं, इसलिए बच्चे आते रात हैं, को जी अकेले हाँ। कैसे जाएगी, तो हम लोग लेने आए हैं। हाँ 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 लेकिन जादू आज भी सामयिक है। ऐसा क्यों? ये भी तो एक रंगमंची कला है, ये भी तो एक भारत की कला है। हाँ हाँ बाकी सब खत्म हो गई, यही क्यों कायम है? उसका कायम होने का सबसे बड़ा कारण ये है कि समय, काल और गति, हाँ यानी टाइम, स्पेस एंड स्पीड, हाँ उस हिसाब से हम लोग अपने आप को इमीडिएटली अपडेट करते हैं। हाँ तो जैसे 15 साल पहले जिन्होंने जादूगर आनंद का शो यहाँ देखा होगा, जी तो अब वो शो देखेंगे तो उनको लगेगा ही नहीं कि हमने 15 साल पहले जादूगर आनंद को देखा हुआ है। क्योंकि दुनिया यदि 15 साल आगे बढ़ी है तो हमारा जादू 16 साल आगे बढ़ा है। अच्छा अच्छा यही हम लोगों का एक मूल मंत्र है, जिसके कारण असामयिक हम लोग कभी नहीं हो पाए, हमेशा पॉपुलर है। तो एक जादूगर के रूप में मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो आम लोगों की तरफ से एक जिज्ञासा आती है, परिवारों की तरफ से, बच्चों की तरफ से, हर उम्र के लोगों की तरफ से, असल में जादू है क्या? जादू क्या सम्मोहन है? जादू क्या ट्रिक है? जादू हाथ की सफाई है? जादू कोई टाइमिंग है? असल में है क्या चीज़, या ये कुछ चीज़ों का मिला हुआ संगम है? हाँ, ईमानदारी से बोला जाए तो इन सारी चीज़ों का एक बहुत सुंदर कॉम्बिनेशन है ये। जी क्योंकि जहाँ भी ऐसा लगता है कि प्रकृति के नियम टूट गए, हम जानते हैं कि नहीं टूट सकते हैं। हाँ हाँ जैसे पानी का गिलास यहाँ रखा है, जी टेबल पे रखा है तो कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हाँ, अभी मान लीजिए हवा में हो जाए 1.5 फुट ऊपर, तो आप हाँ। बहुत खुश होने लगेंगे। स्वाभाविक है। क्यों? लेकिन अब न तो गिलास आपका है, न पानी आपका है, न पानी का स्वाद बढ़ गया है, न गिलास की कीमत बढ़ गई है। जी हाँ, बस एक प्रकृति का नियम टूट गया, टूट गया, उस पे आदमी उस अचंभित पे है। आपको मजा आ जाता है कि ऐसा भी हो सकता है, हमने तो सोचा नहीं था, ऐसा तो होता ही नहीं हाँ है ना। जहाँ उसका कोई लॉजिक नहीं मिलता है फिर, जी हाँ है ना। जादू की सबसे बड़ी शर्त जादू होने के लिए ये है कि उसका लॉजिक नहीं मिलना चाहिए। हाँ लॉजिक मिल गया तो फिर जादू नहीं रहा वो। तो अब ये डिपेंड करता है कि परफेक्शन कितना है उसमें, सारी चीज़ों का। जैसे आप जादू के प्रदर्शन देखते हैं तो कैसा था मैजिक शो, नहीं अच्छी ट्रिक दिखाई उसने। हाँ
और दूसरे किसी का बोले कैसा था, वो ही क्रिएटेड मिरेकल्स, चमत्कार किया उसने। तो ये उनकी अपनी सिद्धि है, अपना परफेक्शन है, अपनी हाइट है, अपना प्रेजेंटेशन है कि कितना कन्विंस कर सकते हैं, हाउ मच दे कुड मेक देम बिलीव, किस यानी फ्रीक्वेंसी तक ले जा सकें। बस यही तो उस्तादी है उसकी पूरी। तो फिर वो पुराने प्राचीन जमाने के शब्दों का जो प्रयोग किया जाता है, वो जो जुमले छोड़े जाते हैं, इंद्रजाल, महाजाल, मायाजाल, वो क्या दर्शकों को सम्मोहित करने या आकर्षित करने के लिए होता है, या असल में इन चीज़ों का अस्तित्व भी होता है? नहीं, अस्तित्व तो खैर है ही है जी, अस्तित्व तो है ही है, इसीलिए तो हो रहा है। अच्छा, शो तो हो ही रहा है जी, लेकिन अपने यहाँ कुछ चीजें बड़ी कंडीशनिंग हो गई, जैसे जादूगर, भारतीय जादूगर है तो पगड़ी होना चाहिए, हाँ हाँ शेरवानी होना चाहिए। हाँ बीच में मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया था कि मैंने ये नहीं करूंगा, मैं नॉर्मल कपड़े पहन के करूंगा। हाँ हाँ, तो शो लोग देखते थे, शो के बाद बोलते थे साहब शो तो बहुत अच्छा था, लेकिन आप जादूगर जैसे नहीं लग रहे थे। लग नहीं रहे हैं, जादूगर हैं फिर भी लग एक नहीं अपने रहे यहाँ हैं। पहले वाटर ऑफ इंडिया होता था, हाँ, थोड़ी थोड़ी देर में वाटर ऑफ इंडिया, तो मैंने कहा लोग बोर हो गए वाटर ऑफ इंडिया से, हटा दिया उसको। फिर हमने नहीं साहब, बहुत साहब आप वाटर ऑफ इंडिया नहीं आता क्या आपको? मैंने यार आता तो है यार, लेकिन 6 घंटे का शो कैसे दिखाऊंगा मैं? आप नया भी देखना चाहते हैं, पुराने से ऊब भी है आपकी, हाँ तो कहीं ना कहीं तो कुछ वो करना, यानी कुछ चीजें दिमाग में बैठी हूँ। हाँ जैसे यदि काटने का आप किसी का प्रदर्शन नहीं दिखाएंगे लड़की आदमी को, तो लगेगा नहीं कि मैजिक का शो देखा है। हाँ तो ऐसे अलग अलग राष्ट्रों के अलग अलग कंसेप्ट है मैजिक के लिए, हाँ तो हम लोग पहले वो समझ लेते हैं कि यहाँ पे मैजिक में किन चीजों को लोग, किस तरह के जादू को लोग असेंशियल मानते हैं, हाँ। नहीं तो उनको अधूरापन लगेगा पूरे सिलसिले में। तो अकॉर्डिंगली फिर हम लोग अपने जो है जादू के उनका। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहूँगा, क्योंकि चूंकि जादू को हम एक कला भी मान रहे हैं, वो एक प्रोफेशनल आर्ट भी है, पर क्या वो देश के लोगों के सामाजिक सरोकारों से, नागरिकों से किसी और रूप में भी अपना योगदान कर सकता है? मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि क्या हम जादू की कला को वृक्षारोपण से, जल संरक्षण से, शिक्षा से, स्वास्थ्य से, उनके प्रचार प्रसार में भी कहीं इस कला का सहयोग ले सकते हैं? इसमें कई तरह से हो सकता है। जी, पहली बात तो ये है कि हमारे देश में अंधविश्वास अभी भी बहुत ज्यादा है। हाँ हाँ, इसका कारण ये है कि इसके जानकारी या स्पष्टीकरण देने वाले लोग बहुत कम हैं। जी, तो ये जो एकेडमी, जैसे मैं जितने भी सारे लोग उससे जुड़ते हैं, उसके फायदे क्या क्या होंगे आपको समझा रहा हाँ हूँ। हाँ, जितने लोग इस विषय में जानेंगे, अंधविश्वास को दूर करने में देश की मदद करेंगे। जी, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का ये बहुत अच्छा साधन बन सकता है। अच्छा, और तीसरी और सबसे बड़ी बात यह है कि यदि इन अकेडमीज के माध्यम से यदि हम लोग नई प्रॉमिसिंग एक खेप भारतीय जादूगरों की पैदा कर पाए, तो पूरी दुनिया में रशियन सर्कस और इंडियन मैजिक की बहुत अच्छी इमेज है। जैसे एक रशियन सर्कस यदि भोपाल में आएगा, आपको नाम भले ही नहीं पता हो, आपका मन नहीं होगा कि देखूंगा, जी हाँ, आप मान के चलेंगे कि एक्सेलेंट है, देखने लायक है। वैसे इंडियन मैजिक का है। हाँ हाँ, तो जब यदि हम 15, 20, 25 जादूगर भी ढंग के तैयार करके अकेडमी के लिए विदेशों में भेज देते हैं, हाँ हाँ, तो करोड़ों डॉलर तो खाली वो जादूगर कमा के लाके हमारे देश को देंगे। तो कितने सारे फायदे हैं उसमें, जो सरोकार तो समझ के ही है। वो हम ऐसे इस बात को माने कि क्या युवाओं में, और खासकर जो हमारी नई पीढ़ी है, उनमें जादू की इस कला को लेकर, इस आर्ट को लेकर, इसके प्रोफेशनल अप्रोच को लेकर कोई आकर्षण आपको आज दिखाई देता है? बहुत ज्यादा दिखाई देता है, अच्छा, बहुत ज्यादा। क्यों कि ग्लोबलाइजेशन की इस दौर में अब सब लोग कुछ नया करने की सोच रहे हैं। आप ये तो महसूस करते होंगे कि जी देश हाँ, ने करवट ली है। जी हाँ, यानी वो सीपियां जो ढकी हुई थी, जो हाँ, घोंगे बने हुए थे, उनको फोड़ के कम से कम मोती तो ढूंढ रहे हैं लोग। हाँ हाँ, ये शुरुआत तो हुई गई। हाँ, तो यानी जिस समय मैंने पहली बार घोषणा की थी, तो इतने इतने लेटर्स आए थे कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। तो ये गिफ्ट होगा समाज के लिए, देश के लिए, प्रांत के लिए, जब जी, भी हम कर पाएंगे। हाँ हाँ, तो इसको करने से ही मैं जो कल्पना कर पा रहा हूँ, अभी आपको थोड़ा कठिन होगा करना, हाँ हाँ, क्योंकि मैं जुड़ा हुआ हूँ, मैं जी, जानता हूँ। जी, लेकिन जब भी ये होगा तो एक नायाब नायाब भेंट होगी हमारे प्रांत के लिए। जी। तो आज दूरदर्शन मध्य प्रदेश के आमने सामने कार्यक्रम के लिए हमने मशहूर जादूगर आनंद साहब से काफ़ी महत्वपूर्ण बातचीत की। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और अगले सप्ताह किसी और महत्वपूर्ण शख्सियत के साथ इस कार्यक्रम में हम आपसे फिर मुखातिब होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आनंद जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।
दिन हर एक गांव देश का, जिस दिन हर एक गांव देश का और बस्ती पड़ जाएगी नए सिरे से इस समाज की, नए सिरे से इस समाज की सूरत बदली जाएगी, जिस दिन हर एक गांव देश का। हम भी कल सब बांट सकेंगे समाचार अखबारों के, पढ़ पाएंगे क्या नारे हैं जगह जगह दीवारों के, सब कानूनों को जानेंगे सारी दुनिया जानेंगे, इस दुनिया के सारे चेहरे साफ साफ पहचानेंगे, पढ़ लिख कर ही तो ये दुनिया, पढ़ लिख कर ही तो ये दुनिया बेहतर समझी जाएगी, जिस दिन हर एक गांव देश का। क्या करता है? क्यों होती है ऊंच नीच और छुआछूत ये जानेंगे, आंख मूंद कर बिना विचारे बात कोई ना मानेंगे, नारी चुप रह कर क्यों इतनी पीड़ा सहती जाती है, नन्हे शिशुओं को जाने